आज का हमारा टॉपिक लेबर लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ये कंसेप्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ के राइट्स और एम्प्लॉयर्स के ऑब्लिगेशंस डिसाइड होते हैं। हर वर्कर को एम्प्लॉय कह देना सिंपल लगता है, लेकिन लीगल सेंस में ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। कोर्ट्स बार बार ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। इसका मतलब है कि हर केस में कोर्ट को स्पेसिफिक फैक्ट्स, वर्किंग कंडीशंस और रियल नेचर ऑफ ड्यूटीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके यह डिसाइड होता है कि एक्चुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट की है या कॉन्ट्रैक्ट की। ये सवाल अक्सर तब उठता है जब काम आउटसोर्स किया जाता है, जैसे कैंटीन वर्कर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के केसेस में। ऑन पेपर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय दिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कंपनी के लिए काम करते हैं। ऐसे में कोर्ट्स को देखना पड़ता है कि क्या उनका रिलेशनशिप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड है या वो सच में एम्प्लॉयर के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। इसी डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट्स डेवलप किए हैं, जिससे समझ सके कि हम ये पहचान सकें कि एक पर्सन असल में एम्प्लॉय है या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। सबसे पुराना और क्लासिकल टेस्ट है कंट्रोल टेस्ट। इस टेस्ट का एसेंस यह है कि कोर्ट ये देखती है कि एम्प्लॉयर के पास वर्कर के ऊपर कितना कंट्रोल है। सिर्फ काम क्या करना है इतना डिसाइड करता है, या काम कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, इस पर भी उसका डायरेक्ट कंट्रोल है। अगर एम्प्लॉयर एक्टिवली सुपरवाइज करता है और वर्किंग मेथड तक डिसाइड करता है, तो वो रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट का होता है। अगर वर्कर अपने तरीके से काम करता है, अपना टाइम और मेथड खुद फिक्स करता है, तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी ने ड्राइवर हायर किया। अगर कंपनी उसकी टाइमिंग्स फिक्स करती है, रूट्स देती है और उसका परफॉर्मेंस डेली मॉनिटर करती है, तो कंट्रोल सब्सटैंशियल है और ये क्लियर इंडिकेशन है कि रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। लेकिन अगर वही ड्राइवर अपनी मर्जी से रूट्स चुनता है, अपनी गाड़ी चलाता है और बस एक फिक्स पेमेंट रिसीव करता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती। लेकिन मॉडर्न वर्क प्लेसेस में हर सिचुएशन में डायरेक्ट सुपरविजन पॉसिबल नहीं, खासकर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के केसेस में। इसलिए कोर्ट्स ने एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन या इंटीग्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट का फोकस यह है कि वर्कर का रोल एम्प्लॉयर के बिजनेस के मेन ऑपरेशंस में कितना इंटीग्रेटेड है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, अगर वर्कर का काम ऑर्गेनाइजेशन के कोर बिजनेस एक्टिविटी का एसेंशियल पार्ट है, तो वो एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर उसका काम साइड फंक्शन या ऑक्सिलरी सर्विस का है, तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक टेलरिंग शॉप का टेलर कस्टमर्स के ऑर्डर स्टिच करता है, तो वो कोर बिजनेस का पार्ट है, इंटीग्रेटेड है और एम्प्लॉय माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पेंटर शॉप के बोर्ड पेंट करता है या अकाउंटेंट बुक्स मेंटेन करता है, तो वो बिजनेस के कोर से डायरेक्टली लिंक नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। तीसरा अप्रोच है मल्टी फैक्टर टेस्ट, जिसे कोर्ट्स ने एक हॉलिस्टिक मेथड के रूप में डेवलप किया। इस टेस्ट में कोर्ट एक सिंगल फैक्टर पर रिलाई नहीं करती, बल्कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ इवैल्यूएट करती है, जैसे कंट्रोल और सुपरविजन, टूल्स और इक्विपमेंट किसके ओनरशिप में है, पेमेंट किस फॉर्म में हो रही है, सैलरी, कमीशन या पर प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयर के पास हायरिंग और फायरिंग का राइट है या नहीं, और वर्कर के पास प्रॉफिट का चांस या लॉस का रिस्क कितना है। कोर्ट पूरे रिलेशनशिप की टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखकर डिसाइड करती है कि क्या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री के एक कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स सिर्फ फिक्स सैलरी रिसीव करते हैं, उनके टाइमिंग्स और ड्यूटीज़ एम्प्लॉयर फिक्स करता है और वो अपने टूल्स यूज़ नहीं करते, तो वो क्लियरली एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन अगर एक आउटसाइड कंसल्टेंट अपने इक्विपमेंट के साथ आता है, अपना मेथड चूज़ करता है, प्रॉफिट लॉस खुद बेयर करता है, तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। आज के चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट के लिए कोर्ट्स ने इस अप्रोच को और रिफाइन किया है, जिसे हम रिफाइंड मल्टी फैक्टर टेस्ट भी कहते हैं। यह टेस्ट मॉडर्न सेटअप्स जैसे गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। इसमें एम्फोसिस होता है कि वर्कर की इकोनॉमिक डिपेंडेंस पर, मतलब क्या वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है या नहीं। साथ ही देखा जाता है कि काम अपने लिए किया जा रहा है या किसी थर्ड पार्टी के लिए, सुपरविजन का लेवल क्या है और वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में कितना इन्वॉल्व है। इस टेस्ट में सफिशिएंट डिग्री ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट यूज़ होता है, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल ज़रूरी नहीं, लेकिन रीजनेबल सुपरविजन और डिपेंडेंस होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर एक डिलीवरी पार्टनर सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐप के लिए काम करता है, उसके टाइमिंग्स और वर्किंग पैटर्न कंपनी के एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं, तो कोर्ट उसे एम्प्लॉय लाइक स्टेटस दे सकती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं, जिससे ये टेस्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। केस का नाम है जनरल मैनेजर यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस अच्छे लाल एंड अनदर। इस केस में बैंक ने अपने प्रेमिसेस में एक कैंटीन चलाने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को परमिशन दी थी।
बैंक सिर्फ जगह और पार्सल सब्सिडी प्रोवाइड करता था, लेकिन कैंटीन स्टाफ को हायर करना, उन्हें सैलरी देना और उनका डे टू डे मैनेजमेंट ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी ही करती थी। जब ये मैटर कोर्ट के सामने आया, क्वेश्चन ये था कि क्या कैंटीन वर्कर्स बैंक के एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे। कोर्ट्स ने सारे टेस्ट्स अप्लाई करके कंक्लूड किया कि वर्कर्स बैंक के एम्प्लॉयज़ नहीं थे। पहला कंट्रोल टेस्ट फेल हुआ क्योंकि बैंक का उनके डेली वर्क पर कोई डायरेक्ट सुपरविजन नहीं था। सेकेंडली, इंटीग्रेशन टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि कैंटीन का ऑपरेशन बैंक के कोर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं था। बैंक का मेन बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है, फूड सर्विसेज नहीं। थर्डली, मल्टी फैक्टर टेस्ट में भी यही देखा गया कि सैलरी और अपॉइंटमेंट कोऑपरेटिव के थ्रू ही हो रहा था, बैंक के थ्रू नहीं। और रिफाइंड मल्टी फैक्टर अप्रोच में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स फाइनेंशियली कोऑपरेटिव सोसाइटी पर डिपेंडेंट थे, बैंक पर नहीं। कि ये लोग बैंक के एम्प्लॉयज़ नहीं थे। सिर्फ जगह और सब्सिडी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। इस केस ने एक क्लियर प्रेसिडेंट सेट किया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सिर्फ पेपर वर्क या फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट से एस्टैब्लिश नहीं होती। उसके लिए एक्चुअल कंट्रोल, सुपरविजन और इकोनॉमिक डिपेंडेंस होना ज़रूरी है। इस पूरी डिस्कशन का कोर एसेंस यह है कि हर केस अपने फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। कोर्ट एक रिजिड फॉर्मूला नहीं लगाती, वो हर केस में कंट्रोल, इंटीग्रेशन और मल्टीपल प्रैक्टिकल फैक्टर्स को एनालाइज कर रियल नेचर ऑफ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करती है। लेबर लॉज में हमेशा ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि सब्सटेंस प्रिवेल्स ओवर फॉर्म, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं ये सेकेंडरी मैटर है, असल में काम का नेचर क्या है वह प्राइमरी मैटर है। अगर हम इन टेस्ट और जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को समझ लें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन एम्प्लॉय है और कौन कॉन्ट्रैक्टर। ये क्लैरिटी नॉट ओनली फॉर लीगल प्रोफेशनल्स बल्कि हर एम्प्लॉयर और वर्कर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिलेशनशिप लेबर लॉ के पूरे फ्रेमवर्क का फाउंडेशन है।